नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो लाल मौत और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। पानी धरती की वो नायाब जरूरत है जिसके बिना जिंदगी की कल्पना भी हो नहीं सकती। अब धरती पर 70% पानी ही है। इंसान के शरीर में भी 70% पानी ही है और पानी की एक एक बूंद जीवन को सींचती है। बिना स्वाद बिना रंग वाला ये पानी इंसान के शरीर में लाल खून बनाता है। लेकिन आज हिंदुस्तान के दिल में घने जंगलों के बीच एक छोटा सा इलाका ऐसा भी है जहां पानी का रंग लाल हो गया है और इस लाल पानी में लोहा मिलता है। इस इलाके के आदिवासी लोहा मिला पानी पीने को मजबूर हैं। उनके मवेशी उसी पानी को पीते हैं और तड़प तड़प कर वहीं मर जाते हैं। आने वाली नस्लों पर भी इसी लाल पानी ने मौत का कहर ढा रखा है और जमीन को उस लोहे ने बंजर कर दिया है। पानी को उस लोहे ने दूषित कर दिया है और हवा को उसी लोहे ने जहर बना दिया है। ऐसे में अब आपको उस इलाके के आदिवासी परिवार किस तरह से इस लाल मौत का सामना करने को मजबूर हैं, ये दिखाते हैं। अखबार की ये खबरें गवाही दे रही हैं कि किसी आदिवासी इलाके में जिंदगी खतरे में है। लाल जमीन पर फसल नहीं उगती। कुदरती झरनों का पानी लाल जहर बन गया है। हरे हरे घने जंगल में हवा में मिला लाल पॉइजन शरीर में बह रहे खून को सफेद कर रहा है। यह खतरा आज पर नहीं बल्कि आने वाले कल पर भी है। जिंदगी पर मौत का यह खौफ परिवार के लिए नहीं, आने वाली नस्लों के लिए है। लेकिन लाल मौत का यह इलाका आखिर कहां है? हिंदुस्तान की सरहद में आखिर वो इलाका कहां है जहां जीवन पर लाल मौत मंडरा रही है? भगवान राम के चरणों से सिंचित ये धरती कलयुग में भी स्वर्ग सी दिखती थी। आसपास छोटे छोटे पहाड़, पहाड़ पर हरे हरे वन, हरी हरी वनस्पतियां, हरे हरे घने जंगल। देखने में यह इलाका आज भी हरी जन्नत लगता है। इसी जन्नत को सदियों से इस इलाके में रहने वाले आदिवासियों ने अपना घर माना है। जंगलों की रक्षा इनके लिए पूजा है। जमीन की सुरक्षा इनकी आराधना है। जंगलों के झरने इनके लिए संगीत का साधन है। अपनी जमीन में पैदा होना और कुदरती इलाकों में मर जाना इनकी नियति है। लेकिन वक्त बदला तो इनकी नियति भी पलटने लगी। (1947) में भारत ने गुलामी को त्याग दिया। आजादी का तिरंगा लाल किले पर फहरा रहा था। आजादी सांस लेने की, आजादी अपने हक की, आजादी अपने आजाद जीवन को जीने की। आजादी की इसी कीमत पर हिंदुस्तान के दिल, पहले के संयुक्त मध्य प्रदेश और आज के छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा के इलाके में आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क की पहाड़ियों का पता लगा। देश को विकास के रास्ते पर लाने के लिए दंतेवाड़ा के बैलाडीला में लौह अयस्क खोदने के लिए देश की नवरत्न कंपनी एनएमडीसी ने 54 साल पहले 1958 में किरंदुल कॉम्प्लेक्स में खुदाई के प्रोजेक्ट लगाए। डिपॉजिट 14
एनएमडीसी का सबसे पुराना खुदाई प्रोजेक्ट है जो पिछले 54 साल से चलता आ रहा है। जमीन में लोहा अयस्क के तौर पर पाया जाता है, जिसे पिघलाकर उसकी अशुद्धियां दूर कर उससे लोहा निकाला जाता है। जमीन से लोहे का अयस्क लाल रंग में निकलता है मिट्टी की चट्टानों के साथ, जिनको खदानों से मेटलर्जी स्टेशन तक भेजा जाता है। देश को विकास की राह पर बढ़ाने वाली अब यही खदानें यहां के आदिवासियों की जिंदगी पर लाल ग्रहण लगा रही हैं। देश के लिए भले ही ये लाल सोना रहा हो, लेकिन इसकी भट्ठी में हमेशा इस इलाके के रहने वाले आदिवासी जले हैं। अयस्क की खुदाई के लिए इस इलाके के जंगल काट दिए गए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 19% लौह अयस्क मिलता है। 370 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला में लौह अयस्क मिलते हैं। इस पर्वत में 403.1 करोड़ टन लौह अयस्क के भंडार का पता चल चुका है। 4,920 हेक्टेयर जंगल की जमीन लौह अयस्क के खनन के लिए दी गई है। जंगलों की अंधाधुंध कटाई ने इस इलाके में रहने वाले आदिवासियों से उनका जंगल, उनकी जमीन, उनका घर सब छीन लिया। जो जंगल इन आदिवासियों के गुजर बसर का साधन था, आधार था, नींव था, उम्मीद था, उसी को विकास के नाम पर उजाड़ दिया गया। ये पर्वत श्रृंखला दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, राजनांदगांव, दुर्ग और कबीरधाम जिलों से होकर गुजरती है। इन्हीं इलाकों में लोहे के लाल अयस्क की धूल ने जमीन लाल कर दी। लाल डस्ट ने यहां के पहाड़ों के कुदरती पानी को लाल कर दिया। झरनों में लाल मौत बह रही है। इन जंगलों की साफ स्वच्छ हवा को भी लाल डस्ट ने लाल मौत के जहर से भर दिया। न जंगल बचे, न जमीन, न जिंदगी। ऐसे में भारत का एक तबका कैसे पिछले 54 साल से लाल मौत के साए में जिंदगी की सांसें लड़ रहा है, इसे जानने, समझने, दिखाने और समझाने के लिए भारत 24 का कैमरा भी वहां पहुंचा। दंतेवाड़ा, बस्तर के इस इलाके में पहुंचना आसान नहीं होता, क्योंकि पहले तो कुदरत चुनौती बनती है। इसके बाद नक्सल की समस्या यहां अभी भी खत्म नहीं हुई है। लेकिन फिर भी भारत 24 के संवाददाता कन्हैया कुमार अपनी कैमरा टीम के साथ इस घने इलाके में पहुंचे, क्योंकि भारत 24 का ध्येय है, जहां तक भारत वहां तक भारत 24। इलाका भले ही दुश्वारियों भरा था, लेकिन खतरा यहां जिंदगी पर है। एनएमडीसी पिछले 54 साल से इस इलाके में कुदरती संपत्ति को देश की खुशहाली के लिए खोद रही है, लेकिन ये खनन अब न केवल इन पहाड़ियों को खोखला कर रहे हैं, बल्कि यहां रहे आदिवासियों की उम्मीदों को भी धूमिल और खोखला कर रहे हैं। ये लाल पानी कितना, मतलब साफ पानी नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। तो ये लाल पानी कितना खतरनाक है? धूप में नहीं रहता है, अभी अभी रहेगा। अच्छा। धूप में, बड़ा धूप में नहीं रहता है पानी यहाँ। अच्छा। थोड़ा थोड़ा रहता है, चिटकने। तो ये इसको कैसे पीते हैं? यहाँ से ले जाकर के इसको फिर से उबालते हैं? किस तरीके से पीने में काम आता है ये? नहीं उबालते हैं। नहीं उबालते हैं? हाँ। तो ये तो बीमार कर देगा। क्या फिर करूँगी साहब? दंतेवाड़ा का ये जंगल ही, इसके झरने ही, इसकी प्राकृतिक संपदा ही इसका जीवन है। लेकिन इसी संपदा पर ही अब लाल डाका पड़ गया है।
किरंदुल के इस इलाके में बसे जंगल के गांव, उन गांवों में रहने वाले आदिवासी जिंदगी की राह तलाश रहे हैं, लेकिन इनके पास तो जीने का बुनियादी साधन भी नहीं है, जिसकी स्वतंत्रता, जिसका अधिकार, जिसका हक भारत का संविधान इनको देता है। पानी बह रहा है, लेकिन पीने लायक नहीं है। कैमरे में कैद हुई इन तस्वीरों में पानी का रंग लाल देखा जा सकता है। लोहे के लाल रंग में रंगे इस पानी से खाना बनता है, इसी से नहाना होता है, प्यास बुझाने के लिए भी इसी का इस्तेमाल होता है। पानी का रंग बदलते बदलते 3 पीढ़ियां बदल गईं, लेकिन ये रंग सुर्ख होने के बजाय गाढ़ा होता गया। ये पानी तो बहुत साफ नहीं है। कैसा पानी है? इसको क्या कैसे पीते हो, कैसे साफ कर रखते हो इसको? लाल पानी है लेकिन पी लेते हैं। पी लेते हैं। हाँ। पानी पीने का कोई और जरिया नहीं है यहाँ पे क्या? नहीं है। नहीं है। हाँ। तो इससे तो बीमार हो जाएंगे सारे लोग। यहाँ पे तो बता रहे हैं कि जो बहुत ढेर सारे जो पशु हैं, जो और जानवर हैं, वो लोग तो कई मर चुके हैं। कई पशु जो है अभी भी यहाँ पे पानी जब पीते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद जो है जो आदिवासी और जो लोग हैं यहाँ पे स्थानीय लोग, वो लोग बहुत ज़्यादा बीमार हैं। तो आप लोग भी तो बीमार हो जाओगे। हाँ। हाँ, बीमार तो होंगे ना। तो नदी का पानी पियेंगे तो लाल वाला पानी। तो ये पानी हमेशा इसे गंदा रहता है? हाँ, वैसे ही रहता है। भरने से मतलब बहुत गंदा आता है। अच्छा, बारिश के समय और ज्यादा गंदा हो जाता है। हाँ। अभी भी, लेकिन ये देखा जाए तो अभी भी पूरा लोहा लोहा जैसा लग रहा है, जैसा पूरा एकदम जो है ये काला काला, ये लाल लाल लग रहा है। तो अभी भी ये तो पानी साफ नहीं है। हाँ। तभी पीना पड़ता है। हाँ। लेकिन ये खतरा किसने पैदा किया? ये खतरा किसकी उपज है? जिसकी तस्वीर तो एनएमडीसी के खदान के रूप में सामने आती है, लेकिन इसके बीच इंसान की लालच में छिपे हैं। फसल उगाने वाली धरती बंजर हो गई है। जंगल में उगने वाले फल फूल सूख जाते हैं। झरने का जहरीला पानी पी पी कर अब इंसानी जिस्म के अंग भी जवाब देने लगे हैं। लाल पानी का एक्सल में यह है कि बेलाडीला में जो पहाड़ी है ना, तो वहाँ से जो पानी बहाव का जो पानी है वो पूरे ग्रामीण क्षेत्र में जाता है, और ग्रामीण क्षेत्र में जो स्रोत पानी है वो कहीं ना कहीं नदियों से ही निकलता है। तो वो पूरी तरह से माइनिंग की वजह से वहाँ से जो पानी निकलता है वो पूरा लाल हुआ है। और आप अगर देखेंगे ना तो इधर कड़मपाल हो गया, किरंदुल से कड़मपाल, ये दुगेली, ये पूरा जो इलाका है वो पूरी तरह से लाल हुई है। ये लगभग दंतेवाड़ा जिले में लगभग 52 गांव प्रभावित है, और सुकमा के उस साइड इलाके में भी प्रभावित है। सुकमा के जो इलाके हैं वहाँ तो शासन प्रशासन का कोई लोग जाते भी नहीं है, और उधर अंदरूनी इलाका है, दूसरा नक्सलवाद का प्रकोप भी है। तो इस स्थिति की वजह से वो बीजापुर का जो उस साइड का इलाका है वो पूरी तरह से प्रभावित है। उधर तो ना पेयजल बोरिंग की व्यवस्था है, ना कुछ भी नहीं है। इधर तो कम से कम सरकार ने एक बोरिंग खोद के भी दिया हो, और उस साइड का जो इलाका है वो पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। बच्चे अस्पताल में भविष्य जी रहे हैं। जिन हाथों को समाज बनाना था वो हाथ फैलाकर दवाइयां मांग रहे हैं। सीएसआर की तरफ से विभिन्न पंचायतों में और हमारे नगरीय निकायों में भी बोरिंग खोदे जा रहे हैं, खोदे भी हैं, लेकिन जल स्रोत जब वनों का विनाश पूर्णतः हो जाएगा, खाली खनन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, खाली दोहन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा। आज आर्सेलरमित्तल को देखिए, वो भी खाली ब्लू डस्ट जो परिवहन हो रहा है, हर जगह उनका भी विरोध होता है कि उनका परिवहन इस रास्ते से रोका जाए, उस रास्ते से रोका जाए। पानी के जितने भी नाले उनके उन रास्तों पर गुजरते हैं वो भी दूषित हो गए हैं। दूसरी चीज, जब भी इस टाइप की मांग उठती है तो इसके ऊपर ध्यान सीएसआर का फंड की जो आप बात कर रहे हैं, सीएसआर फंड मिल रहा है, पंचायतों में बोरिंग हो रहे हैं, परंतु जल स्रोत तो जो वन विनाश के कारण जल स्रोत इतना नीचे हो गया है, और जो पानी आता है उसमें भी हम बाल्टियां भर के भी देखते हैं तो उसमें भी ना ऊपर में पूरा मतलब तेल जमा होता है। खनन गतिविधियों, उसके साथ शुरू हुए औद्योगिकरण से क्षेत्र में खासकर किरंदुल, बचेली और भांसू में व्यापक तबाही हुई। स्थानीय जल स्रोत शंखिनी और डंकिनी नदियां प्रदूषित हो गई हैं। शंखिनी तो अब लाल पानी कहलाने लगी है।
इसके किनारे बसे करीब 100 गांवों के लोगों की दैनिक जरूरतों के लिए नदी का जल ही एकमात्र आधार है। लगभग 5 दशकों से एनएमडीसी बैलाडीला खदानों से निकला कचरा सीधे शंखनी में बहा देता है। नदी की धारा आगे बढ़ने और किनारों पर कचरा बैठ जाने से पानी का रंग कुछ हल्का मटमैला लाल हो जाता है। पहले निकला कचरा और कीचड़ बांध के पास जमा होते होते काले रंग के पठार में बदल गए हैं। वन पर्यावरण मंत्रालय की एक रिपोर्ट के मुताबिक इलाके के कई प्राकृतिक जल स्रोतों की धारा बदल गई है। कई हेक्टेयर की खेती और जंगल बर्बाद हुए हैं। शंकनी और डंकनी नदियों के आसपास 65 गांव प्रभावित हुए हैं। जैव विविधता योजना की एक पहल में बैलाडीला पहाड़ियों को जैव विविधता सघन क्षेत्र घोषित करने की सिफारिश की गई। इसका यह भी मानना है कि एनएमडीसी को उजाड़े गए क्षेत्र में जैव विविधता को पुनर्जीवित और बाकी बचे इलाकों के संरक्षण का जिम्मा उठाना चाहिए। ये आयरन और एनएमडीसी माइंस करती है यहाँ पे, है ना। कच्चे लोहे का वो माइनिंग करती है, उसका माइनिंग का पानी जो है नीचे उतरता है। एनएमडीसी हर साल 43 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन अकेले बैलाडीला से करता है। अप्रैल 1968 में कमीशन की गई बैलाडीला की खदानों में कुल 5 खदानें हैं, जिनमें डिपॉजिट 11, 11C, 11B, 12 और 14 है। बैलाडीला में मिलने वाला लौह अयस्क और उसकी गुणवत्ता +66% है, जिसे काफी उच्च क्वालिटी का माना जाता है। बैलाडीला से एनएमडीसी लौह अयस्क का खनन बीते 5 दशक से भी ज्यादा समय से कर रहा है। सबसे पहले तो इस किरंदुल में 2 कंपनी है, एक एनएमडीसी है और एक मित्तल कंपनी है। इस दोनों का नाम अगर जितना भी बोले जाए उतना कम ही है। लेकिन सबसे पहले तो ये जो पानी का लाल पानी का नाम से तो एनएमडीसी प्रबंधक को और मित्तल कंपनी को, ये तो लाल जहर का नाम से इनको जाने जाना चाहिए। क्या है, आप अभी हो सके यहाँ से चल के इस रोड से आप सामने देख ही रहते होगे, मतलब इस जो रोड है पूरा जर्जर हो गया लाल पानी से, और लाल जो एक ब्लू डस्ट, मतलब एक डस्ट जो एनएमडीसी और एसर मित्तल कंपनी जो निकल रहा है, यहाँ से पालनर गुरुजी लोग जाने के लिए उनको भी तकलीफ हो रहा है। उसके बाद यहाँ से बच्चे लोग भी स्कूल जाने के लिए तकलीफ हो रहा है। मतलब एक्चुअली वो जहरी है। वो जो चूरन है, जो लोहा डस्ट का जो चूरन है, वो मतलब बहुत ही खतरनाक है। विकास की रफ्तार जरूरी है, लेकिन किस कीमत पर? क्या विकास को पर्यावरण की चिता पर किया जा सकता है? क्या विकास के चक्के में इंसानी हड्डियां ढाली जा सकती हैं? क्या विकास इस कीमत पर किया जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां ही अपनी विकास की गति रोक दें? क्या विकास केवल आज के समाज के क्रूर क्रुंदन पर किया जाएगा? विकास के अर्थ में समग्रता समाई हुई है। समग्रता इंसान के खुशियों की, इंसान के मुस्कान की, पीढ़ियों की सुरक्षा की और कुदरत के बचाव की। लेकिन इस लकीर में दंतेवाड़ा से लेकर कबीर धाम तक का इलाका खरा नहीं उतरता। भारत 24 के कैमरे ने आपको सच दिखाया है। भारत 24 के कैमरे ने आपको लाल मौत का दृश्य दिखाया है। सत्य का एक एक अंश आपके सामने पेश किया है। ये टूटती उम्मीदों का कारवां है, जो कहां जाकर रुकेगा ये नहीं पता। लाल मौत के धुंधलके में उम्मीद है तो केवल सरकार से कि वो संविधान के शपथ को भारत के इस हिस्से पर भी सार्थक करेगी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा से कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है? राहुल की भगवंत मान को नसीहत। पंजाब को पंजाब से चलना चाहिए, दिल्ली से नहीं। भगवंत मान केजरीवाल के दबाव में नहीं आए। भगवंत मान स्वतंत्र होकर काम करें। भगवंत मान किसी के हाथ का रिमोट ना बने। लेकिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार, ऐसे में राहुल की नसीहत पर राजनीतिक प्रशिक्षकों ने उठाए सवाल।
और आम आदमी पार्टी को नसीहत पर कांग्रेसी हो रहे लज्जित। तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को राहुल गांधी की नसीहत, जो कहते हैं कि पंजाब का काम पंजाब से होना चाहिए, भगवंत मान स्वतंत्र होकर काम करें, वो एक रिमोट सीएम की तरह काम ना करें, दिल्ली से पंजाब की सरकार नहीं चलनी चाहिए, भगवंत मान को किसी के हाथ का रिमोट नहीं बनना चाहिए। बहरहाल राहुल की इस नसीहत पर राजनीतिक प्रेक्षकों ने सवाल उठाए हैं और आम आदमी पार्टी को नसीहत जो दी गई है, कांग्रेसी इससे लज्जित हो रहे हैं।